तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी जो होने वाली है, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही होने वाली है। तो देखिए आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस बहुत ज्यादा कंपटीशन में आ चुका है। कई मशीन सिर्फ 100-150 एकड़ का ही काम कर पा रही हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या अब हमें कोल्ड स्टोरेज जैसे बिजनेस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सच बताने वाला हूँ, कोल्ड स्टोरेज वर्सेस कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस, कौन सा बिजनेस बेटर है और किसके लिए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए कंबाइन हार्वेस्टर और कोल्ड स्टोरेज दोनों अलग गेम हैं। वो ऐसे है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में लो इन्वेस्टमेंट है कोल्ड स्टोरेज के मुकाबले और हाई कंपटीशन है, और कोल्ड स्टोरेज में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट है लेकिन कंपटीशन उतना नहीं है जितना हार्वेस्टर बिजनेस में है। अब देखिए डिटेल में चलते हैं इन दोनों की। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस की। तो देखिए आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि देखिए आज के टाइम में कंबाइन हार्वेस्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, मशीनें बहुत ज्यादा हो गई हैं। मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है कि देखिए इंडिया में कोई ही जिला ऐसा बचा हुआ होगा जहां 40-50 कंबाइन हार्वेस्टर ना हो। भाई हमारी साइड में तो यही हाल है, क्योंकि हमारी साइड जो है वो उत्तराखंड से सटी हुई है, यूपी की। तो यहाँ पर जो है कंबाइन हार्वेस्टर की भरमार है। और देखिए मैंने एक पीछे वीडियो भी बनाई थी, ज्यादातर भाइयों ने उस पर कमेंट करके यही बोला था कि भाई कंपटीशन बहुत है। तो मतलब मेरा कहने का यह है कि और जगहों पर भी कंपटीशन अच्छा खासा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज के टाइम में कि कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ज्यादा हो गई हैं, काम उतना है नहीं। फिर देखिए अगली प्रॉब्लम इसकी ये भी है कि देखिए रेट भी गिर रहा है। कुछ जगह पर जो है रेट बहुत कम मिलता है कंबाइन हार्वेस्टर में, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ गया तो रेट गिर जाता है ऑटोमेटिकली। बस खर्चे पे ही लोग कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हैं, मतलब कि उनका सिर्फ खर्चा ही वापस आ रहा है, इनकम कुछ नहीं है। फिर देखिए एक प्रॉब्लम इसमें और होती है कि फार्मर्स वगैरह जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो लॉयल नहीं होते। वो भी मौके के हिसाब से चलते हैं, मौका देखते हैं। मतलब किसी का कोई फिक्स किसान नहीं है, जिसे मशीन पहले मिल जाती है, पैसे कम देने पड़ते हैं, वो उसी से कटाई करा लेता है। तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर पैसे देने में भी आनाकानी करते हैं, उधारबाजी बहुत होती है। हर कोई पैसे कम करता है। मान लीजिए 2000 का रेट है तो आपको 100-200 रुपए हर एकड़ पे कोई ना कोई कम करता ही जरूर है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर पैसे उधार में नहीं मिलते, इस सीजन के अगले में मिलेंगे, अगले के उससे अगले में मिलेंगे। तो मतलब पूरा एक सीजन उधारबाजी में ही चलता रहता है। अब जिससे होता क्या है कि बंदे का जो ओनर होता है कंबाइन हार्वेस्टर का, उसका कैश फ्लो बिगड़ जाता है। उसे उधारबाजी करके ही मैनेज करनी पड़ती है कंबाइन हार्वेस्टर। फिर देखिए अगली प्रॉब्लम इसकी ये भी होती है कि सीजन भी छोटा ही होता है, ज्यादा दिनों का कंबाइन हार्वेस्टर का सीजन होता ही नहीं है। पूरे साल में 2-3 महीने कंबाइन हार्वेस्टर मुश्किल से चलती है, वो भी धान के सीजन में। गेहूं का तो 15-20 दिन में ही खत्म हो जाता है सीजन। तो मतलब पूरे साल का अगर देखा जाए तो 2-3 महीने मुश्किल से कंबाइन हार्वेस्टर चलती है, बाकी पूरे साल वो खड़ी ही रहती है। तो देखिए दोस्तों अब जो कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो मशीन अब से पहले 400-500 एकड़ की कटाई करती थी, आज वो 100-200 एकड़ में ही सिमट गई हैं। और बात करें अगर देखिए खर्चों की, तो डीजल का भी खर्च है, ड्राइवर या स्टाफ का भी खर्च है, और मेंटेनेंस का भी खर्च है। खर्च वो के वही हैं, इनकम कम हो गई। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में प्रॉफिट कम होता जा रहा है और रिस्क बढ़ता जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कंबाइन हार्वेस्टर भी महंगी हो गई हैं। वही कंबाइन हार्वेस्टर आज जो 20-25 लाख रुपए की मिलती थी, आज वो 30-35 लाख रुपए की मिल रही है। अब जिसकी वजह से हो क्या रहा है, बड़े बड़े लोन कराने पड़ रहे हैं लोगों को। तो लोन की ईएमआई भी बड़ी बन रही है, इनकम कम हो गई, ईएमआई और बढ़ गई, जिससे कि लोग जो है वो लोन के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। इसी वजह से कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो देखिए दोस्तों ये तो बात हुई कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस की। अब बात कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की। तो देखिए दोस्तों जैसा आपने देखा ही होगा कि कोल्ड स्टोरेज में आलू वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रोजन आइटम्स जैसे मीट, आइसक्रीम वगैरह रखी जाती हैं। इन सारी ही चीजों को लोग जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रेंट मतलब किराए पे रखते हैं, जिससे कि ये चीजें खराब ना हो और काफी टाइम तक उसमें सेफ रखी रहें। फिर जब रेट सही होता है तो वो अपने आइटम्स को कोल्ड स्टोरेज में निकाल करके सेल कर देते हैं। तो देखिए कोल्ड स्टोरेज जो है वो एक तरह से किराया लेने का बिजनेस है, और लोगों के आइटम्स को सेफ रखना इसके मालिक की जिम्मेदारी है। तो देखिए दोस्तों ये तो होता है कोल्ड स्टोरेज। अब इसमें देखिए स्टाफ क्या क्या चाहिए होता है। एक तो देखिए इसमें मैनेजर की जरूरत होती है,
दूसरा इसमें देखिए टेक्निकल ऑपरेटर की जरूरत होती है, और तीसरा इसमें लेबर की भी जरूरत होती है। सामान को अंदर रखना, बाहर निकालना, ये सब लेबर करती है। टेक्निकल ऑपरेटर जो होता है वो एसी वगैरह जो होती है, जो इसमें कूलिंग का सिस्टम होता है पूरा, क्योंकि छोटी मोटी एसी इसमें नहीं लगती, बड़ा सेटअप होता है, तो बड़े सेटअप का मैनेजमेंट जो है वो टेक्निकल ऑपरेटर ही करता है, और मैनेजर जो है वो सारा हिसाब किताब रखता है। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज को चलाने में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्योंकि देखिए कोल्ड स्टोरेज में जो सामान रखा होता है, अगर उसमें टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो सामान खराब होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है इसके अंदर, कि आपको टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है, मेंटेन रखना है, चाहे वो आप कैसे भी रखें, लाइट के थ्रू रखें या जनरेटर के थ्रू रखें या सोलर सिस्टम के थ्रू रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। फिर अगला चैलेंज है इसमें पावर कट प्रॉब्लम का। मान लीजिए जैसे लाइट कट रही है, बार बार लाइट जा रही है, आ रही है, उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो मशीनरी होती है उस पर भी इफेक्ट आता है, जो कूलिंग सिस्टम होता है, और बार बार लाइट आने जाने से भी प्रॉब्लम, फ्लक्चुएशन से दिक्कत होती है। तो बार बार आपको कभी जनरेटर चलाना पड़ता है, कभी लाइट से लगाना पड़ता है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये भी एक चैलेंज है इसमें। फिर अगला चैलेंज जो है वो इसमें है लीकेज का या गैस इशू का। अगर देखिए स्टोर में कहीं से कहीं लीकेज हो रही है, या मशीनरी में जो सेटअप है आपका, जो कूलिंग सिस्टम है, उसी के अंदर कोई लीकेज हो रही है, गैस निकल रही है, तो ये भी बड़ा चैलेंज है। उसे ढूंढ पाना, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये भी बड़ी बात होती है। तो मतलब ये सारे रिस्क हैं एक तरह से देखा जाए तो। फिर अगला जो चैलेंज है वो है इसमें फार्मर हैंडलिंग और पेमेंट रिकवरी। मतलब ये है कि देखिए आप किसानों को कैसे हैंडल करेंगे। कुछ किसान अलग तरह के होते हैं, कुछ अलग तरह के होते हैं, तो उन्हें भी आपको हैंडल करना है, ये भी एक चैलेंज है। प्लस उनसे पैसा उगाही करना, क्योंकि आपने जो उनका सामान किराए पे रखा है, रखने के बाद जब वो पेमेंट करेंगे तो पूरा पेमेंट आपको दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कितना उधार कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप उनसे पैसा कैसे रिकवर करोगे। तो दोस्तों ये तो सब मैंने आपको देखिए चैलेंज बताए कि कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में क्या क्या चैलेंज होते हैं, और ये सब आपको हैंडल करने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट कोल्ड स्टोरेज में कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, कोल्ड स्टोरेज का बिजनेस मिनिमम 4 से 5 करोड़ में स्टार्ट होता है। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज अगर आप छोटे सेटअप में लगा रहे हो, छोटा कोल्ड स्टोर बना रहे हो, तो उसमें थोड़ा कम पैसे भी आपके खर्च हो सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक ठीक ठाक कोल्ड स्टोरेज अगर आप बना रहे हो तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 से 5 करोड़ रुपए का करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें अर्निंग कैसे होती है, कमाई कैसे होती है। तो इसमें कमाई जो होती है वो देखिए पर बैग के हिसाब से रेंट मिलता है आपको। मतलब जो बोरे होते हैं, जो कट्टे होते हैं, उनके अंदर जो सामान भरे जाते हैं, उसका पर बैग के हिसाब से आपको रेंट मिलता है। जितने कट्टे या बोरे होंगे उसके हिसाब से रेंट आप रखोगे उसका। फिर देखिए इनकम की अगर बात करें तो ये सीजनल स्टेबल इनकम है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हुई फिर खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। कि स्टेबल इनकम है ये, सीजनल। हर सीजन में आपको सामान मिलेगा रखने के लिए स्टोर में, और आपको रेंट मिलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिमांड की। तो देखिए इंडिया में कोल्ड स्टोरेज की कमी है, खास करके आलू और फ्रूट्स वगैरह में। वैसे कोल्ड स्टोरेज आपको बतेरे मिल जाएंगे, लेकिन आलू और फ्रूट्स वगैरह के जो बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़े फायदे की इसकी बात कर लेते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो देखिए इस बिजनेस में, कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में कंपटीशन जो है वो बहुत लिमिटेड है। मतलब इंडिया में बहुत कम है तो लिमिटेड कंपटीशन है। फिर देखिए अगला फायदा इसका जो है वो ये है कि ये लॉन्ग टर्म स्टेबल बिजनेस है। मतलब लंबे समय तक चलने वाला एक परमानेंट बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि कंबाइन हार्वेस्टर में कुछ टाइम काम मिला फिर खत्म हो गया, या फिर उसके बाद मिल ही नहीं रहा, ये सब इसमें नहीं है। ये एक स्टेबल बिजनेस है। अब जब इसके सबसे बड़े फायदे मैंने बता दिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी मैं बता दूं आपको। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बहुत हैवी आता है। क्योंकि देखिए इसमें जो कूलिंग सिस्टम पूरा है वो सब लाइट पे बेस्ड है, तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो बहुत हाई होता है। फिर इसके मेंटेनेंस में कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि नॉर्मल सा एसी आपके घर में लगा हुआ होता है, तो हर सीजन पे उसका कितना खर्च होता है एसी का। उसकी सर्विस भी होती है, और हर बार में कभी उसकी गैस निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो हर सीजन में मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्प्लिट एसी को आप देखें तो हर साल आपको जो है 3-4 हजार रुपए उसमें लगाने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सेटअप होता है कूलिंग का, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आती है। फिर देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये भी है कि इसके लोन का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा रहता है। अब वो ज्यादा किस लिए रहता है, वो इसीलिए रहता है कि देखिए जब आप 4-5 करोड़ रुपए किसी बिजनेस में लगाते हो तो इतना आपके पास अमाउंट तो होता नहीं है, आप बड़ा लोन कराते हो, तो बड़े लोन का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। बात करें अगर इसमें गवर्नमेंट हेल्प की,
तो देखिए वैसे कोल्ड स्टोरेज में गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कुछ, जैसा मतलब इस पर सब्सिडी वगैरह भी कुछ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन फिर भी कितनी भी सब्सिडी अगर मिलती है तो बोझ तो इसका लोन का होता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की। अब कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों ही बिजनेस में, कंबाइन हार्वेस्टर में और कोल्ड स्टोरेज में। तो देखिए दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंबाइन हार्वेस्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 20 से 40 लाख रुपए के बीच रहता है। इतने इन्वेस्टमेंट में आप कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस कर लेते हो। लेकिन कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में आपको 4 से 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा है। फिर बात करें देखिए कंपटीशन की, तो कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में कंपटीशन बहुत हाई है और कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में कंपटीशन मीडियम है, ना तो कमी है और ना ज्यादा ही है, मीडियम है। फिर इसके बाद बात करें इनकम स्टेबिलिटी की, तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस में जो इनकम की स्टेबिलिटी है वो लो है, मतलब ये एक तरह से स्टेबल बिजनेस नहीं है। वहीं अगर बात करें कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस की, तो उसमें जो इनकम की स्टेबिलिटी है वो बहुत हाई है, मतलब एक तरह से स्टेबल इनकम है इसकी। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं रिस्क की, तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में मौसम और कंपटीशन का ही रिस्क है, बाकी ऐसा कोई और रिस्क नहीं है। भाई मौसम खराब होने का डर रहता है या कंपटीशन की बात है। बात करें कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस के रिस्क की, तो देखिए इसमें बिजली और लोन का रिस्क बहुत है, मतलब लाइट की हेडक बहुत ज्यादा है और लोन की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न कितना मिलेगा, आमदनी कितनी होगी। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कोई फिक्स नहीं है, कभी नहीं भी होगी इनकम, कभी हो भी सकती है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो स्टेबल है और लॉन्ग टर्म है। एक बार आपने कोल्ड स्टोरेज लगा दिया तो उस पर आपको इनकम बिल्कुल स्टेबल रहेगी और लॉन्ग टर्म तक रहेगी। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए इन दोनों के कंपैरिजन की, इन दोनों बिजनेस के। तो फाइनली दोस्तों अगर आप लिमिटेड बजट में हो तो कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस ही सही है, और अगर आप करोड़ लेवल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो कोल्ड स्टोरेज बेटर है। तो देखिए अगर आपका प्लान है कोल्ड स्टोरेज खोलने का तो सीधा कोल्ड स्टोरेज में जंप मत करो, पहले एक्सपीरियंस लो या पार्टनरशिप करो और मार्केट को समझो। तो यहां कंक्लूजन यही निकल करके आता है कि कंबाइन हार्वेस्टर में कंपटीशन है लेकिन एंट्री जो है वो इजी है, और कोल्ड स्टोरेज में पैसा बड़ा है लेकिन गेम भी बड़ा है। तो अब बात ये आती है कि क्या कंबाइन छोड़ के कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोन लेकर कोल्ड स्टोरेज बनाओगे, वो भी बिना एक्सपीरियंस के, और आपके पास 4-5 करोड़ का स्ट्रॉन्ग बैकअप भी नहीं है, तो ये आप गलती कर जाओगे। देखिए अगर आपके पास ऑलरेडी कैपिटल है, आपका फार्मिंग नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है और आप लॉन्ग टर्म स्टेबल इनकम चाहते हो, तो ये बिजनेस फिर आपके लिए सही होगा। अब देखिए बात कर लेते हैं मेरी सलाह की, मतलब मेरी क्या एडवाइस है इससे रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों जिन भाइयों का बजट टाइट है तो उन्हें कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए कैश फ्लो के लिए, मतलब कहीं से इनकम आ रही है और आप उससे काम कर रहे हो, और आपको साइड में कोल्ड स्टोरेज की प्लानिंग शुरू करनी चाहिए या फिर पार्टनरशिप में एंट्री लो इस बिजनेस में। फुल रिस्क जो है वो कोल्ड स्टोरेज में आपको नहीं लेना चाहिए। तो बाकी दोस्तों आपको कौन सा बिजनेस सही लगता है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।